जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक, विभक्ति, वाच्य, क्रिया और विशेषण से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, यानी बाण से में करण कारक है। साथियों, इसको समझ लीजिए। जहां भी कोई सहायता कर रहा होता है किसी काम में, यानी वो सहायक होता है, उसको करण कहते हैं, उसको उपकरण कहते हैं। उसी को एक प्रकार से साधन कहा जाता है। तो जो साधन का काम करता है, करण का काम करता है, तो वही तो करण कहलाएगा। या इस प्रकार से कह दो कि जो किसी चीज का कारण बनता है तो वो कर्ण कहलाता है। अब इस चीज को उदाहरणों से समझ लीजिए। जैसे लड़के गेंद से खेलते हैं, तो खेलने में साधन कौन है? गेंद है, तो गेंद कर्ण है। जैसे वह साइकिल से जाता है, तो उसके जाने में सहायता कौन कर रही है? साइकिल कर रही है, तो साइकिल कर्ण है। तो जहां कहीं भी किसी की सहायता से काम हो रहा होगा, उसमें कर्ण कारक होगा और तृतीया विभक्ति होगी। इसको याद रखिएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि इससे थोड़ा अलग होगा। कौन सा युग्म असंगत है, यहाँ पे बताना है। विकल्प दिए गए हैं। पहला है पेड़ से फल गिरा, इसमें करण बतलाया गया। दूसरा है प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है, इसमें संबंध कारक है बता रहा है। सी विकल्प है मैंने उसे पढ़ाया है, ये कह रहा है कर्ता कारक है इसमें। और डी विकल्प है आजकल वह घर पर ही है, इसमें कहा गया अधिकरण कारक है। दोस्तों, ये बाद के तीनों गलत हैं। पहला वाला टिक करना है आपको, यानी पेड़ से फल गिरा, इसमें करण कारक नहीं है। चूंकि हमने करण के बारे में इससे पहले बता दिया है, यहाँ पर जो होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। देखो, जहां भी किसी से कोई चीज अलग हो रही होती है, यानी हट रही होती है, तो जिस चीज से अलग होती है वो जो स्थिर रह जाता है, उसमें अपादान कारक होता है, करण नहीं होता है। तो इसी कारण यहाँ पर पहला विकल्प आपको टिक करना है। तीसरा प्रश्न है, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इस वाक्य में कारक है, तो कौन सा कारक है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं कर्म, करण, संबंध अथवा संप्रदान। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी संप्रदान कारक है इसमें। अब किस प्रकार से इसको समझिए। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, जिस किसी को कुछ दिया जाता है सदैव के लिए, तो जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर शिष्य को ज्ञान दिया जा रहा है, इसलिए शिष्य में संप्रदान कारक है। और जब कोई चीज थोड़े समय के लिए दी जाती है, उसमें संप्रदान दोस्तों नहीं होता है, वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे कपड़े धोने के लिए धोबी को दिया जाता है, तो यहाँ पर धोबी को सदैव के लिए नहीं दिया जाता है कपड़े, इसलिए उसमें संप्रदान नहीं बल्कि संबंध होता है। और भी समझिए कहाँ कहाँ संप्रदान होता है। दोस्तों, जिस किसी को नमस्कार किया जाता है, जिस किसी को स्वस्थ बोला जाता है, मतलब जैसे तुम्हारा कल्याण हो, उसका कल्याण हो, तो ये स्वस्थ मतलब होता है कल्याण होना। तो जिसको कल्याण होना बतलाया जाता है, वहां पर भी संप्रदान होता है। और जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाता है, ईर्ष्या प्रकट की जाती है, जिससे द्रोह इत्यादि किया जाता है, उसमें भी संप्रदान कारक होता है। चौथा प्रश्न है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 8, 9, 10 या 11? तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। वो हैं वह, तुम, मैं, आप, यह, जो, कोई, कौन, सब, क्या, कुछ इत्यादि, ये 11 होते हैं। और अगर हम बात कर ले प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर कहो या व्यवहार के आधार पर कहो या अर्थ के अनुसार कहो, तो उस प्रकार से 6 ही होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम वहां पर होता है जब मैं, तू, वह, यह बतलाया जाता है। जैसे मैं होता है उत्तम पुरुष का होता है, तू है, वह है, तो तू मध्यम पुरुष का हो गया, वह प्रथम पुरुष का हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है भेद इसका निश्चयवाचक। तो जहां कहीं भी किसी को निश्चित कर दिया जाता है, वो निश्चयवाचक हो जाता है। जैसे यह, वह, तो निश्चित नहीं कर दिया गया, किसी को बतलाना हो कि इसने यह काम किया, या यह है,
तो यहाँ पर पक्का कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, अतः यह वह जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक। अब ये निश्चयवाचक के बिल्कुल विपरीत है, यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं किया जाता। जैसे कहा जाए कोई आ रहा है, तो कोई यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है ना, तो कोई जो शब्द आया है ये अनिश्चयवाचक है। जैसे कहा जाए कुछ दे दो, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, कुछ जो शब्द आया है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी प्रकार से चौथा भेद है इसका निजवाचक। निजवाचक में होता है कि अपने आप को जो कोई प्रकट कर रहा हो, जैसे आप, जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर जो आप शब्द आया है ये निजवाचक है। और पांचवा है इसका भेद संबंधवाचक। तो संबंधवाचक वहां पर होता है जहां पर कोई बात दो चरणों में बतलाई जा रही होती है। जैसे कहा जाए जो आएगा सो पाएगा, तो जो और सो यहाँ पर संबंध बतलाया गया है पूरे वाक्य में, इतने बड़े से वाक्य में, तो ये दोनों जो हैं ये संबंधवाचक के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से इसका छठवां और अंतिम भेद है प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर तो कुछ पूछना ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जहाँ कहीं भी प्रश्नवाचक आ जाता है कौन या क्या, तो ये प्रश्नवाचक कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर छह भेदों को समझा। आइए आगे इसी पर आधारित एक दो प्रश्नों को देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। जैसा कि इससे पहले पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, निज, संबंध, प्रश्नवाचक सभी भेदों को हमने बताया है। तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा, याद ही होगा कि सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी यह जो शब्द है यह सर्वनाम निश्चयवाचक का उदाहरण है। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो नम्रता पहला दिया गया है, दूसरा मिठास है, तीसरा शीतलता है और चौथा दिया गया है सच्चा। तो यहाँ पर तो डी विकल्प सही है, यानी जो सच्चा शब्द आया है यह विशेषण है। अब आइए सबसे पहले विशेषण के बारे में समझ लेते हैं। साथियों, जो शब्द किसी की विशेषता बतलाते हैं, किसी की तारीफ बतलाते हैं, वो विशेषण कहे जाते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो विशेष कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, राम सुंदर लड़का है, तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द आया है यह विशेषता बतला रहा है, तो ये जो विशेषता बतलाने वाला होता है विशेषण होता ही है, तो सुंदर शब्द विशेषण हो गया। अब कहा गया था कि जिसकी विशेषता बतलाएगा वो विशेष कहा जाएगा, तो यहाँ पर सुंदर जो शब्द है ये विशेषण राम की विशेषता बतला रहा है, तो राम क्या है, राम यहाँ पर विशेष है। आइए हम आपको कुछ टिप्स दे देते हैं, कुछ ट्रिक्स दे देते हैं, जिनको याद रखिएगा, ये जहाँ कहीं भी आ जाएंगे आप खट से पहचान लेंगे। जैसे मीठा शब्द कहीं आ जाएगा, खट्टा, या कोई रंग आ जाएगा, छोटा बड़ा आ जाएगा, अच्छा बुरा शब्द आ जाएगा, ऊंचा या नीचा आ जाएगा, धीरे धीरे या जोर जोर इत्यादि जो होते हैं ये विशेषण का काम करते हैं, ये विशेषण ही होते हैं। और जो अंत में हमने बताया धीरे धीरे या जोर जोर, ये दोनों क्रिया विशेषण होते हैं। सातवां प्रश्न है अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। तो इससे पहले हमने तो यहाँ पर भी बताया कि विशेष और विशेषण होते क्या हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। तो विकल्प है पहला विशेष, दूसरा विशेषण, तीसरा है गुण और चौथा दिया गया है संज्ञा। तो विद्यार्थी संज्ञा तो है ही, लेकिन इससे के पहले हमने बता दिया है कि किसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर साथियों आपको मालूम हो गया होगा कि ए विकल्प सही है, यानी विद्यार्थी शब्द विशेष है। अच्छा, इसके साथ में जो अच्छा शब्द आया है वो क्या है, वो तो विशेषण होना चाहिए। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आठवां प्रश्न देखते हैं, पहला दूसरा संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं क्रमवाचक, दूसरा है गणनावाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इसको हटा दीजिए। बाकी बचा है सी विकल्प की बात कर लें तो ये आवृत्तिवाचक है। आवृत्ति यहाँ पर कोई हो ही नहीं है, यानी कोई शब्द दोहराया नहीं गया, ये भी रिजेक्ट करिए। अब पीछे से ही हम सही करते आ रहे हैं। तो बी विकल्प पर दिया गया है गणनावाचक, यहाँ पर गिनती नहीं बतलाई जा रही है बल्कि क्रम बतलाया जा रहा है, तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अब जहाँ कहीं भी 1 2 3 या इस प्रकार से आ जाए दूसरा तीसरा चौथा, इसी प्रकार से
कहीं भी आ जाएगा तो वहां पर मान लीजिए कि क्रम बतलाया जा रहा है, यानी यहाँ पर क्रमवाचक सर्वनाम होना चाहिए। फिर 9वां प्रश्न है सार्वनामिक विशेषण आते हैं, तो कहाँ पे आते हैं सार्वनामिक विशेषण? आपको पता है, विशेषण भी पता हो गया, सर्वनाम भी पता हो गया। तो आइए विकल्प देख लेते हैं। पहला दिया गया संज्ञा के पहले, दूसरा है संज्ञा के बाद, तीसरा दिया गया सर्वनाम के बाद और चौथा है क्रिया के बाद। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, यानी संज्ञा के पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से विशेषण विशेषिका कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो कि गलत होगा? जैसे कि विकल्प देख लें, पहला है ठिगना व्यक्ति, दूसरा दिया गया है पतला दीवार, तीसरा चमकीली साड़ी और चौथा दिया गया है बुरी आदत। तो यहाँ पर भी स्पष्ट है, कोई छोटे बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं जो कि देर लगाएंगे। यहाँ भी विकल्प सही होगा, आपने भी सही टिक किया होगा, यानी पतला दीवार नहीं बनता है। दीवार जो विशेष से होती है उसके साथ में पतला नहीं लगाते हैं, क्योंकि दीवार स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, यानी पतली होना चाहिए था। तो इस प्रकार से यहाँ बी विकल्प को टिक कर लेना है। 11वां प्रश्न क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? यानी जो मुख्य रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है या कर्ता कहा जाता है, अथवा धातु कहते हैं या कर्म कहते हैं? तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी क्रिया का जो मुख्य रूप होता है, मूल रूप होता है, उसको धातु कहते हैं। धातु जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है, और जैसा कि हम बता देना चाहेंगे इसके बारे में विस्तार से कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये कई प्रकार से हम बताएंगे, ठीक है। तो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे मूल और यौगिक। अब पहले मूल और यौगिक को समझ लें, उसके बाद में दूसरे प्रकार से भी बताएंगे। ये जो मूल क्रिया की रचना होती है दोस्तों, वह धातु से होती है। जैसे चल धातु है, उससे चलना बनता है, चला बन जाता है, चली, चले इत्यादि सब बनते हैं। दोस्तों यौगिक की रचना एक से अधिक तत्वों के योग से होती, इसीलिए इसको यौगिक कहते हैं। जैसे लिखवाना, तो लिखवाने में क्या होता है, एक से नहीं होता है, कम से कम दो होने चाहिए। जैसे आरंभ करना। अब क्रिया के दूसरे रूप को भी देख लें, तो दूसरा रूप जो होता है वो कर्म के आधार पर होता है। तो यह भी दो प्रकार की होती है क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ कहीं भी कर्म होता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कोई सोता है, वह सोता है, वो जागता है, तो यहाँ क्या है, कोई कर्म नहीं है, सोना जागना कोई कर्म नहीं है। जैसे वो पढ़ता है, तो पढ़ना यहाँ पर केवल कर्म नहीं है, इसके साथ में कर्म होना चाहिए, तब उसको सकर्मक कहा जाएगा, ठीक है, नहीं तो उसको अकर्मक कहेंगे। आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। मुझसे लिखा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो विकल्प आपके सामने है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ये सिंपल सी चीज होती है। और यदि आपको इसे पहचानने में कोई कठिनाई हो रही हो, आप ना जानते हो, तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उससे जाकर आप वाच्यों को और उन वाच्यों का परिवर्तन करना हिंदी और संस्कृत में दोनों आसानी से ट्रिक से सीख जाएंगे। तो आइए यहाँ पर बात कर रहे थे कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसमें भाववाच्य है। अब भाववाच्य क्यों है? चूंकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं है और मुझसे लिखा नहीं जाता ऐसा कहा गया, तो मेरे द्वारा लिखा नहीं जाता, यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो इस प्रकार से केवल भाव ही भाव बचता है, अतः भाववाच्य है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें बताना है। पहला है ममता पुस्तक पढ़ती है, दूसरा रमेश स्कूल जाओ, तीसरा दिया गया है बैठा नहीं जाता, और चौथा है शायद वह गोपाल का भाई है। तो कर्तृवाच्य बताना है, और कर्तृवाच्य दोस्तों वहां पर होता है जहां पर क्रिया का जो व्यापार होता है, क्रिया का जो फल होता है वो कर्ता पर पड़ रहा होता है, यानी जहां पर कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अधीन होती है, वही कर्तृवाच्य कहलाता है। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पहला विकल्प सही है, बहुत सही पहचाना आपने। ममता पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ने का जो व्यापार है, पढ़ने का जो फल पड़ रहा है वो ममता पर पड़ रहा है, अतः यह वाच्य कर्तृवाच्य है। 14वां प्रश्न है, कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? यहाँ पर दिया गया हिनहिनाना, मिमियाना, फड़फड़ाना और झुठलाना।
तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी झुठलाना जो है विकल्प यह अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक मतलब होता है नकल करने वाला, तो इसकी नकल नहीं की जा सकती। भाई मिमियाना, भाई बकरियां मिमियाती हैं तो उसके हिसाब से नकल उतार सकते हो। हिनहिनाते हैं घोड़े, उसकी नकल उतारी जा सकती है। फड़फड़ाते हैं पक्षी, उसकी तो नकल उतारी जा सकती है, लेकिन झुठलाने की नकल नहीं उतारी जा सकती। यानी यह अनुकरणात्मक नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों आपने बखूबी बहुत अच्छे से समझा होगा, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करेंगे। आइए देखते हैं 15वां और आज का अंतिम प्रश्न। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वाक्य दिए गए हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दूसरा दिया गया है, गुड़िया तेज नाचती है। तीसरा है, माधुरी गुणवान नायिका है। और चौथा दिया गया है, अमित चतुर बालक है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। यानी यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि बताया गया माधुरी गुणवान नायिका है, माधुरी नायिका है, स्त्रीलिंग की बात है। तो ये गुणवान शब्द पुल्लिंग कैसे आ गया? पुल्लिंग वाला विशेषण पुल्लिंग के साथ में होना चाहिए और स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर होता माधुरी गुणवती नायिका है तो बिल्कुल सही हो जाता वाक्य, यानी अशुद्ध वाक्य, इसमें कोई बचते ही ना। दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम आपको बताते हैं, बिल्कुल स्पष्ट होगा। आपसे भी हो सकता है गलती होती हो। जैसे कहीं भी प्रार्थना पत्र लिखा जाता है तो वहां पर अंत में लिखते हैं आपकी महान दया होगी। दोस्तों देखिए, आपकी दया वो स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन ये महान कैसे आ गया? महान तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर महान नहीं कहना चाहिए बल्कि महती कहना चाहिए। तो ये ऐसी ऐसी बहुत सारी गलतियां हम सभी से जाने अनजाने में हो जाती हैं, जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वैसे व्याकरण पढ़ना चाहिए और इन सब चीज़ों को बहुत छोटे छोटे तौर पर देख लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें परीक्षा में अक्सर पूछी जाया करती हैं। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम अगले टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए साथियों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।